लास्ट क्लास में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग। तो एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट किसी भी बॉडी के ऊपर जब प्रॉब्लम स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ लोडिंग जब प्रॉब्लम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो। सो राइट डाउन इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है। देखो, डिटर्मिनेट जो शब्द बना है इससे कुछ कुछ ये समझ में आ रहा है कि हम कुछ चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट समथिंग, है ना, आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि हम कुछ चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते या यूं कहें कि आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है क्या, क्या चीज़ डिफरेंस कर रही है दोनों में कि क्या आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो इंटरनल फोर्सेस हैं, सपोर्ट रिएक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से सपोर्ट रिएक्शंस, इंटरनल फोर्सेस, स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और इन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं, सपोर्ट रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड नहीं कर पाएंगे तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स। तो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी और ये एडिशनल इक्वेशंस हम फाइंड आउट करेंगे कंपैटिबिलिटी कंडीशन से। तो अगर इंटरनल फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट प्रॉब्लम। और अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा एडिशनल इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं जो कंपैटिबिलिटी कंडीशन से आएंगी तब हम उसे कहेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम। ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इनके बारे में लिख लेते हैं। इफ फोर्सेस इन कंपोनेंट members can be determined by use of equilibrium equations alone। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं हम पहले भी लेक्चर्स में देख चुके हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू जीरो। तो यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो आ जाए, वाई डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ जाए और जेड एक्सिस के अबाउट सारे मूवमेंट्स का समेशन अगर जीरो आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सो राइट डाउन, इफ फोर्सेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अलोन द स्ट्रक्चर इज रिडंडेंट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। टू सॉल्व इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स वी नीड कंपैटिबिलिटी कंडीशंस इन एडिशन टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो यहां पर एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी कंडीशंस की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ केसेस देख लेते हैं। राइट डाउन केस वन, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में जो प्रिज्मेटिक बार्स होंगे वो एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह से दो अलग अलग बार्स हैं जो कि एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड हैं और इनके एंड्स फिक्स्ड हैं। So ends of these bars are fixed. So let us say this bar is bar 1 and this bar is bar 2. Now सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये बार स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो और समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। तो जब हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है इधर पर, इसके जंक्शन पे फोर्स पी एक्ट कर रही है यहाँ पर। नाउ इस फोर्स पी की वजह से यहाँ पर सपोर्ट्स पे कुछ सपोर्ट रिएक्शन भी आएगी। तो इसका फिगर हम दोबारा बना लेते हैं जिस फिगर में हम सपोर्ट्स को हटा के सपोर्ट्स की जगह जो रिएक्शन आ रही होगी, सपोर्ट रिएक्शन, वो हम शो कर देंगे। तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स पी अप्लाई कर रखी थी और इन सपोर्ट्स पे जो सपोर्ट रिएक्शन आ रही थी, लेटस से ये ए वाले पॉइंट पे आ रही थी सपोर्ट रिएक्शन आर ए और ये सी पर आ रही थी सपोर्ट रिएक्शन आर सी। तो आर ए और आर सी ये हमारे अननोन्स हैं, ये हमें पता करने हैं। और जब हमें आर ए और आर सी पता चल जाएंगे तो ये जो मेंबर अलग अलग पार्ट हैं, इन अलग अलग मेंबर पार्ट्स के अंदर भी हमें फोर्सेस पता चल जाएंगी। तो लेट अस से मेंबर 1 में फोर्स है P1 और मेंबर 2 में है फोर्स P2। तो आर ए और आर सी पता चल गए तो हमें P1 और P2 भी अपने आप ही पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले अब समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखते हैं। तो अगर इस वाले फिगर के अंदर आप गौर करो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखें तो एक्स डायरेक्शन में ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, आर ए, पी और आर सी। तो जो पॉजिटिव एक्स की तरफ फोर्सेज हैं इनको हम प्लस मान लेते हैं और जो नेगेटिव एक्स की तरफ है इनको हम माइनस मान लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा माइनस आर ए प्लस पी माइनस आर सी इज इक्वल टू जीरो। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आर ए प्लस आर सी। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने पे तो ये इक्वेशन मिल गई।
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करने पे क्या मिलेगा? तो y की डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेज नहीं है, तो सारी की सारी फोर्सेस का समेशन y में 0 है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो इससे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। समेशन m z इक्वल टू 0 करते हैं तो किसी भी फोर्सेस का मोमेंट भी नहीं आ रहा है, तो अगेन 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है। तो हमें इन तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बस काम की एक ही इक्वेशन मिली है ये ना। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इक्वेशन तो बस एक ही मिली है और हमारे पास अननोन दो हैं। सो वी हैव वन इक्वेशन एंड टू अननोन्स। तो अगर आपने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी है, आपको थोड़ा बहुत याद है, तो आप कह सकते हो कि जब एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए। इफ वी हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन्स, we will get unique solution. So that means we need one more equation. तो ये इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी? तो यहां पर हमने लिखा था कि इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी कंडीशंस की भी जरूरत होती है ना। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होगी ये समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि सपोर्ट ए और सपोर्ट सी फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स सपोर्ट हैं। फिक्स सपोर्ट का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो फोर्स लग रही थी पी फोर्स लगने से पहले भी जो डिस्टेंस था इनके बीच में, ए और सी के बीच में, वो पी फोर्स लगने के बाद भी सेम ही डिस्टेंस रहेगा। तो बार ए बी की लेंथ हो सकता है इस फोर्स की वजह से चेंज हो, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। बार बी सी की भी लेंथ कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो दोनों ही बार में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, लेंथ चेंज होगी, लेकिन ओवरऑल ए से सी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर फिक्स सपोर्ट है। तो ये एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमारे पास मिल जाएगी। तो ये जो वन मोर इक्वेशन है ये हमें एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन से मिलेगी, और वो कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है कि सपोर्ट ए और सी के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इक्वेशन विल कम फ्रॉम कंपैटिबिलिटी कंडीशन दैट डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स ए एंड सी इज फिक्स्ड। तो लेट अस से ए बी बार है, इसका जो डिफ्लेक्शन आया इस फोर्सेस की वजह से वो डेल्टा 1 आ गया, और बी सी बार का जो डिफ्लेक्शन है ये आ गया डेल्टा 2। तो इसकी लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा 1 और इसकी लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा 2। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ सेम है। सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन हमें मिल जाएगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई थी, और जो दूसरी कंपैटिबिलिटी कंडीशन की जरूरत थी वो यहां पर मिल गई है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की हेल्प से हम दो अननोन्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है PL अपॉन AE। तो यहां पर लिख लेते हैं P1L1 अपॉन A1E1, और डेल्टा 2 हो जाएगा P2L2 अपॉन A2E2। तो यहां पर इन दोनों बार्स की जो प्रॉब्लम में लेंथ दी हुई रहेगी, जैसे L1 इसकी लेंथ और L2 इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मान लो A1 दिया है और यंग्स मॉडुलस E1 दिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A2 दिया होगा, इसका यंग्स मॉडुलस E2 दिया होगा। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस में मेंशन रहेंगी। इन सब चीजों को पुट करके हम यहां से एक और इक्वेशन ढूंढ लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें मिल जाएगा। नाउ ये P1 और P2 कितना आएगा? P1 और P2 इन बार्स के अंदर की फोर्सेज होंगी। इस बार के अंदर फोर्स है P1 और इस बार के अंदर फोर्स है P2। तो यहाँ पर P1 और P2 फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका हम अपनाएंगे। या तो हम राइट साइड से चलेंगे या हम लेफ्ट साइड से चलेंगे। दोनों में से किसी भी साइड से चल के हम इक्वेशंस लिख लेंगे, तो दोनों तरफ से ही आंसर सेम आएगा। डेमो के लिए मैं दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपको इक्वेशंस लिखना सिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको राइट साइड से कई बार ईजी पड़ जाएगा, कई बार क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड से लिखना इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ से लिखा देता हूँ, फिर जैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। तो पहले लिखते हैं हम फ्रॉम राइट साइड। तो अगर हम राइट साइड से देखें तो सबसे पहले हम P2 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो P2 के लिए अगर राइट साइड से देखें तो BC बार के अंदर थ्रू आउट अगर आप किसी भी सेक्शन पे देखोगे तो फोर्स P2 ही रहेगी, यहां से लेके यहां तक। चाहे आप यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, कहीं भी हर जगह पर आपको फोर्स सेम ही मिलेगी, P2 मिलेगी। तो आप इस सेक्शन से अगर राइट की तरफ से देख रहे हो तो इस सेक्शन से टुवर्ड्स द राइट बस एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो है RC। तो सिर्फ इस फोर्स को ही लिख लेना है, और ये फोर्स टुवर्ड्स दी सेक्शन है, जिस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं उस सेक्शन की तरफ है, यानी ये कंप्रेशन वाला इफेक्ट दे रही होगी। कंप्रेशन दे रही है तो यानी इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -RC। तो राइट साइड से लिख लेते हैं P2 विल बी इक्वल टू -RC। अब हम चलते हैं ये वाले सेक्शन पे। ये जो अगला सेक्शन यहां पर बनाया था, तो इस सेक्शन से जितनी भी फोर्सेज हैं टुवर्ड्स द राइट वो सारी की सारी लिख लेते हैं। तो यहां पर एक फोर्स तो हो गई RC जो कि इस सेक्शन की तरफ जा रही है, तो यानी ये कंप्रेशन देगी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फोर्स है P जो कि इस सेक्शन से अवे जा रही है,
तो ये टेंशन देगी। तो सारी की सारी फोर्सेस टुवर्ड्स द राइट, इनका समेशन देख लेते हैं। एक तो हो जाएगी आरसी और एक हो जाएगी पी। आरसी हो जाएगी माइनस साइन के साथ और पी हो जाएगी प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पर P1 आ जाएगी माइनस आरसी प्लस पी, इसको आप P माइनस आरसी भी लिख सकते हो। तो P1 और P2 दोनों फोर्सेस मिल गई हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से मतलब कि पहले P1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P1 के लेफ्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रही है जो कि है आर ए, और आर ए क्योंकि सेक्शन से दूर मूव कर रही है तो ये हो जाएगी टेंशन। तो P1 विल बी इक्वल टू आर ए, P1 विल बी इक्वल टू आर ए। अब P2 पे आते हैं लेफ्ट साइड से। सो लेफ्ट साइड से जब P2 पर आ रहे हैं, ये वाले सेक्शन पर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट की तरफ दो फोर्सेस हैं, एक तो आर ए और एक पी। आर ए सेक्शन से दूर जा रही है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और P सेक्शन की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो ये हो जाएगी आर ए माइनस पी। सो P2 हो जाएगा आर ए प्लस का और P माइनस का। तो अगर आप इक्वेशंस को चाहे राइट साइड से लिखो चाहे आप लेफ्ट साइड से लिखो, सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर सेम आंसर आएगा क्या? अगर हम P1 को कंपेयर करें तो P1 अगर आप देखो P माइनस आर सी आ रहा है इधर से और आर ए आ रहा है इधर से, तो इसका मतलब है कि आर ए इज इक्वल टू P माइनस आर सी होना चाहिए। आर ए इज इक्वल टू P माइनस आर सी होना चाहिए। देखते हैं है क्या। आर सी को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी, और यही तो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी, P इज इक्वल टू आर ए प्लस आर सी। तो इसका मतलब है चाहे हम लेफ्ट साइड से देखें चाहे हम राइट साइड से देखें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अच्छा P2 भी देख लेते हैं एक बार चेक करके कि P2 भी चाहे हम माइनस आर सी रखें चाहे हम आर ए माइनस पी रखें, सेम ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि माइनस आर सी इज इक्वल टू आर ए माइनस पी होना चाहिए। तो P को हम इधर भेज देते हैं, आर सी को इधर भेज देते हैं। सो P इज इक्वल टू आर ए प्लस आर सी हो जाएगा। अगेन ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही है जो कि हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब है कि चाहे हम फोर्सेस को राइट साइड से लेके लिख लें चाहे हम लेफ्ट साइड से लेके लिख लें, आंसर हमारा सेम आएगा। अब ये जो P1 और P2 आ गया था, तो अगर आपने राइट साइड से निकाला था तो आप ये वाली वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देना। अगर आपने लेफ्ट साइड से निकाला था तो ये वाली वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देना। तो एक काम करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन से देख लेते हैं कैसे आएगा। तो हम राइट साइड से देख लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज को हम कंपैटिबिलिटी कंडीशन में रख देते हैं। तो P1 की जगह हमें रखना है P माइनस आर सी, P माइनस आर सी इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस P2 L2। P2 क्या है? माइनस आर सी इंटू L2 अपॉन A2 E2, दिस इज इक्वल टू 0। तो A1 E1 L1 P A2 E2 L2, ये सारी की सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, और यहां से इस इक्वेशन से हम आरसी फाइंड आउट कर लेंगे। सो विल कैलकुलेट आरसी, और आरसी निकालने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर हम आरसी को रख देंगे। तो यहां से पी हमको पहले ही पता रहेगा और यहां से आर ए आ जाएगा। सो आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी। यहां पर हम आरसी को रख देंगे तो यहां से आर ए फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर है। इसका एक स्पेशल केस भी है, वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमने एक जनरल केस लिया था, वो कुछ इस तरह से था कि हमारे पास L1 भी अलग है, A1 E1, मतलब दोनों बार्स की लेंथ अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, और यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि मान लो इस बार का A1 E1 और इस बार का A2 E2 यानी कि एक्सियल रिजिडिटी अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा। सो लेट अस राइट डाउन स्पेशल केस व्हेन एक्सियल रिजिडिटी, ब्रैकेट में लिख लो AE, ऑफ बोथ द बार्स इज सेम। तो यहाँ पर सपोर्ट A है, यहाँ पर सपोर्ट C है, और ये पॉइंट B पर फोर्स एक्ट कर रही है। दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2। तो अभी जब जनरल केस देखा था तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। इस इक्वेशन से हमने आरसी कैलकुलेट कर लिया था। इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, P माइनस आर सी इंटू L1 अपॉन A1 E1 प्लस माइनस आर सी इंटू L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्सियल रिजिडिटी दोनों बार्स की सेम है, यानी A1 E1 विल बी इक्वल टू A2 E2। तो A1 E1 और A2 E2 बराबर हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट मतलब ये कॉमन आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस तरफ, तो ये तो हट जाएंगे। हमारे पास बचा P माइनस आर सी इंटू L1 माइनस आर सी इंटू L2 इज इक्वल टू 0। नाउ P माइनस आर सी हम देख सकते हैं कि ये आर ए के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर ए इंटू L1 माइनस आर सी इंटू L2 इज इक्वल टू 0, यानी आर ए L1 इज इक्वल टू आर सी L2, यानी आर ए अपॉन आर सी इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो सपोर्ट रिएक्शन A पर और C पर, इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो इनकी लेंथ के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो आर ए था यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन, ये था आर ए,
और आरसी था यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन आरसी, और इस वाले मेंबर के अंदर ए बी के अंदर जो फोर्स थी P1 फोर्स आर ए के बराबर थी, और यहाँ पर जो P2 फोर्स थी वो आर सी के बराबर थी या माइनस आर सी के बराबर थी, क्योंकि ये कंप्रेसिव थी। तो ये जो मेंबर के अंदर जो फोर्सेज आ रही हैं, इस मेंबर के अंदर जो फोर्स आ रही है और इस मेंबर के अंदर जो फोर्स आ रही है, इन दोनों फोर्सेज का जो रेशियो होगा वो इन मेंबर की लेंथ के इनवर्स रेशियो में हो जाएगा। आर ए के सामने L2 आ रहा है, आर सी के सामने L1 आ रहा है। तो यहां पर आप इसको लिख लो नोट डाउन करके, द फोर्सेज इन द बार सेगमेंट्स विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स। चलिए ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लेट अस से ये कॉम्बिनेशन ऑफ बार दिया गया है हमको। यहाँ पर इस जंक्शन पे फोर्स P एक्ट कर रही है, लेट अस से 100 किलो न्यूटन। ये बार 1 हो गया, ये बार 2 हो गया। लेट अस से पहले बार की लेंथ है L1, दिस इज 2 मीटर, और सेकंड बार की लेंथ L2, लेट अस से 3 मीटर। पहले बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लेट अस से 100 mm स्क्वायर, और दूसरे बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं दिया हुआ है 50 mm स्क्वायर। पहले बार का यंग्स मॉडुलस मान लेते हैं E दिया हुआ है, और दूसरे बार का यंग्स मॉडुलस लेट अस से 1.5 E दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों बार्स के अंदर फोर्सेस क्या एक्ट कर रही हैं, वो हमें फाइंड करना है। सो फाइंड फोर्सेस इन ईच बार। तो सबसे पहले तो हम इस डायग्राम को दोबारा बना देते हैं। इसमें सपोर्ट्स को हटा के सपोर्ट्स की जगह हम सपोर्ट रिएक्शन लिख देंगे। तो लेट अस से सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर है आर ए, और सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पर आर सी, और यहाँ पर जो ओरिजिनल फोर्स एक्ट कर रही थी P, दैट इज 100 किलो न्यूटन। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू P। अब हम कंपेटिबिलिटी कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंपेटिबिलिटी कंडीशन पहले की तरह आ जाएगी, Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। ये पॉइंट्स भी मार्क कर देते हैं। लेटर से ये पॉइंट ए है, ये सी है, और ये पॉइंट बी है। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ये जो बी पॉइंट है ये इधर उधर मूव हो सकता है। तो अगर ए बी की लेंथ में कुछ चेंज आया तो बी सी की लेंथ में भी उतना ही चेंज आएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ए सी खिंच गया, जितना मान लो 1 mm खिंच गया, तो बी सी 1 mm कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओवरऑल लेंथ उतनी ही रहेगी। तो इसीलिए Δ1 प्लस Δ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंपेटिबिलिटी कंडीशन हो जाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास है, एक कंपेटिबिलिटी कंडीशन हमारे पास है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हम ये लिख सकते हैं आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू पी की वैल्यू लिख लेते हैं, दिस इज 100 किलो न्यूटन। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब Δ1 क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस Δ2 हो जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ना फर्स्ट वाले बार के अंदर कितनी फोर्स आ रही है P1, ये लिख लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में बस आर ए है, और ये टेंशन की तरह टेंशन दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सेक्शन जा रहा है। तो P1 विल बी इक्वल टू आर ए, ये हो जाएगा आर ए। L1 हमारे पास है 2 मीटर, तो इसको 2000 mm में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। A1 दिया है 100 mm स्क्वायर, और E1 की वैल्यू कुछ नहीं दी है, सिर्फ E दिया है, प्लस P2 ये वाले पार में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो हो जाएगी, और वो भी हम लेफ्ट साइड से ही देखते आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे तो आर ए टेंशन और P माइनस का दे रहा है, यानी कंप्रेशन टुवर्ड्स द सेक्शन जा रहा है। तो प्लस आर ए और माइनस पी हो जाएगा, आर ए माइनस पी हो जाएगा, ये आर ए माइनस पी, और पी की वैल्यू है 100 किलो न्यूटन। सो आर ए माइनस 100 इंटू L2 है हमारे पास 3 मीटर, यानी इसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं 3000 mm डिवाइडेड बाय A2 इज 50 mm स्क्वायर, और E है हमारे पास 1.5 E। दिस इज इक्वल टू 0। तो E तो कॉमन आके 0 से मल्टीप्लाई होके हट ही जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। बाकी की इक्वेशन अगले पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए हैं, 50 और 100 अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 1.5 की जगह हम 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ये बचा आर ए प्लस 2 इंटू आर ए माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 आर ए माइनस 200 इज इक्वल टू 0। So RA will be equal to 200 by 3, that will be equal to 66.67 किलो न्यूटन, और RC आ जाएगा हमारे पास P माइनस RA, यानी 100 माइनस RA, ये हो जाएगा 33.33 किलो न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ गया RA इज इक्वल टू 66.67 किलो न्यूटन, और RC आ गया 33.33 किलो न्यूटन। चलिए, तो आज की क्लास में केस 1 कर लिया है, केस 2 अगली क्लास में करते हैं। बाय बाय।